अब आपको पाठशाला में बताते हैं कि आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं। पाठशाला में आज आपके लिए लेकर आया हूं कि राम भक्तों पर पत्थर चलाने वाली टूल किट क्या है, और इसको बड़े विस्तार से आपको समझना चाहिए। हमने इसके बारे में संकेत पहले भी दिया था, आपको एक चैप्टर पहले बताया था। आज उसका अगला पन्ना आपके सामने रखूंगा। रामनवमी पर हिंसा संयोग नहीं प्रयोग है क्या, यह प्रश्न क्यों पूछने पर मजबूर होना पड़ रहा है, यह आपको बताऊंगा। इसके अलावा थोड़ा पाकिस्तान का चैप्टर खोलेंगे। पाकिस्तान का नया पीएम इमरान से 4 कदम आगे कैसे है, यह भी आपको देखना चाहिए। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री माइक तोड़ू पीएम क्यों हैं, यह भी आपको बताऊंगा। और साथ ही अखिलेश का मुस्लिम प्रेम कैसे एक्सपायर हो गया है और यह कौन कह रहा है, उनका कौन करीबी कह रहा है, यह भी आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपके सामने उस टूल किट का जिक्र जो इस देश के लिए बड़ा खतरा है। हमने पिछले हफ्ते आपको पाठशाला में बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के खिलाफ एक खतरनाक खेल चल रहा है। कैसे एक नई टूल किट आ गई जिसमें ग्लोबल लेवल पर पीएम मोदी और भारत को बदनाम करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। और इसी टूल किट का ट्रेंड रामनवमी पर दिखा है, जब शहर शहर रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर चलाए। इसी टूल किट का ट्रेंड जेएनयू में नए विवाद के तौर पर दिखा, जहां रामनवमी पर नॉनवेज खाने की जिद से लाठी डंडे चल गए। पहले आप एक एक करके रामनवमी के दौरान हिंसा के अलग अलग मामले देख लीजिए, जिनमें कई जगहों पर तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने पर पत्थर चल गए। लेकिन इस बार अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे कौन है? क्या यह उसी टूल किट का हिस्सा है जिसकी बात हमने कुछ दिन पहले की थी? ये पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, गुजरात में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप पाठशाला में आज देखिए और समझिए। ये पुरानी तस्वीर आपको याद होगा, मैंने आपको दिखाया था, जिसमें लिखा था स्टॉप इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड। आपको याद है ना, दिखाया था ना मैंने। उसी वक्त से नफरत भर दी गई थी कि जो भी चीज हो रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। वो मुर्तजा जो लेके गया था कटार मारने के लिए, वो यही बोल रहा था ना कि भाई हमारे खिलाफ, हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। इसी का एक्सटेंशन है ये रामनवमी में जो पत्थर चले, क्योंकि वहां भी यही कहा जा रहा है कि हम भड़क गए, हमारे सामने लाउडस्पीकर बजा दिया, हमारे लिए ये बोल दिया, वो बोल दिया। पूरा चैप्टर अभी आपको बताऊंगा कि अगर बोल दिया तो क्या हुआ और नहीं हुआ। लेकिन पहली घटना मध्य प्रदेश के खरगोन की देखिए। रामनवमी की यात्रा एक इलाके में निकलती है तो भीड़ पर पथराव होने लगता है। ये पत्थर फेंक रहे लोग। एक तो इतने पत्थर आते कहां से मुझे समझ में नहीं आता। पथराव के बाद हिंसा भड़क गई, कुछ घरों में आगजनी हो गई, गाड़ियों को जला दिया गया, हिंसा में पुलिस वाले तक घायल हो गए। कर्फ्यू लगाना पड़ा खरगोन में। एक व्यक्ति या एक समुदाय के लोग अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें पत्थर चला रहे हैं। क्यों भाई? हिंसा करने वालों पर मध्य प्रदेश में एक्शन भी शुरू हो गया। वहां बुलडोजर चलने लगा, 84 लोग अरेस्ट हो गए, करीब 50 आरोपियों के अवैध निर्माण को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। अब ये जो बुलडोजर चल रहा है और ये जो ईंट टूट रही है, इसको रख लीजिए, अगली रामनवमी में ये पत्थर मारिएगा। ये भी पत्थर टूटा है, आपकी ही दुकान से, आपके घर से टूटा है, सब जमा करके रख लीजिए छत पर, अगली रामनवमी में काम आएगा। खरगोन की तरह ही मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी हिंसा हुई। वहां भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हो गया। हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हो गए। बाद में किसी तरह पुलिस ने हालात को संभाला। ये सब ऐसे ही हो जा रहा है, जहां जहां रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही, वहां सब जगह पत्थर चल रहा है। और आप याद कीजिए, हमने जिस ग्लोबल टूल किट के बारे में आपको बताया था, उसका फेक नैरेटिव क्या था? आपको यही सारी चीजें उस दिन समझाई थी ना मैंने। और उस फेक नैरेटिव में कैसे आगे जोड़ दिया गया है, उसको आप देखिए कि कैसे क्या हो रहा है। जो फेक नैरेटिव था, फेक नैरेटिव सेट किया गया, झूठ। और वो क्या है? उस फेक नैरेटिव में एक हिस्सा है, भाई मुसलमान जो है वो खतरे में है। ये दिमाग में भर दो कि मुसलमान खतरे में है। ये देखिए, ये फेक नैरेटिव यहां सेट कर दिया गया, यही दिमाग में डाला जा रहा है। तो छोटी से छोटी बात कुछ होगी, कोई डीजे भी तेज बजाएगा तो लगेगा अरे ये तो हमको जानबूझ के कर रहा है।
मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकल रही है, नीचे लोग नाच रहे हैं, तो लोग ऊपर देख रहे, तो उनको गुस्सा आ रहा है। अरे बताइए, मस्जिद के साथ, अरे भाई मस्जिद रास्ते में पड़ेगी तो क्या करें, वहां पे फिर शांति से मौन व्रत रखते हुए निकल जाएं और उसके बाद फिर नाचें। मुसलमान खतरे में है, उस पर अत्याचार हो रहा है, ये दिमाग में भरा जा रहा है कूट कूट के। जैसे मसाला कूटते हैं ना, वैसे कूट कूट के भर दो दिमाग। नरसंहार हो रहा है, ये अति नहीं है? आप बताइए, मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, पत्थर मार रहे हैं लेकिन नरसंहार हो रहा है। रमजान चल रहा है, रमजान में परेशान किया जा रहा है। वो जो आपको कार्टून दिखाया था वो यही था ना कि भाई रमजान में नमाज भी पढ़ रहे हैं तो त्रिशूल पे रख के पढ़ना पड़ रहा है। अब ये जो फेक नैरेटिव है, इसी में अगला हिस्सा क्या जोड़ दिया गया है भाई, कि जो हिंदुओं के त्योहार हैं, हिंदू हैं, वो बहुत अग्रेसिव है। भाई आप पत्थर चला रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि हिंदू जो है वो इतना ज्यादा हमको भड़का दिया कि हम क्या करते, पत्थर चलाना पड़ गया। अभी वो चैप्टर बताऊंगा पत्थर चलाने वाला जरा। लेकिन हिंदुओं के त्योहार मनाने में आक्रामकता है, अग्रेसिवनेस है। शोभा यात्रा जो निकलती है उसमें हिंसा होती है, इसका नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि भाई ये लोग निकलते हैं और जानबूझ के जो है इस तरीके की हरकत करते हैं। अगर हिंसा फैल रही है तो ऐसी शोभा यात्रा ही मत निकालिए, मुस्लिम बहुल इलाकों में यात्रा मत निकालिए। ये सब हो रहा है, फेक नैरेटिव का हिस्सा है, माहौल बनाने का हिस्सा है। पार्ट 2 है टूल किट का, जो पहला टूल किट बताया था उसका पार्ट 2 है। लेकिन आप सोचिए, एक तो कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम मोहल्ले से निकल, अरे मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है? मुस्लिम बहुल इलाका बोलिए, जहां मुस्लिम ज्यादा वो मुस्लिम मोहल्ला हो गया, जहां हिंदू ज्यादा वो हिंदू मोहल्ला हो जाएगा। हिंदू इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू है तो हिंदू देश हो जाएगा क्या? सबका देश है, सबका मोहल्ला है, जिसकी संख्या ज्यादा उसका मोहल्ला, जिसकी संख्या ज्यादा उसका देश। रामनवमी पर आपको जगह जगह हिंसा इसी फेक नैरेटिव को दिमाग में भर देने की वजह से दिख रही है। कई जगहों पर रामनवमी में ऐसी हिंसा पहले कभी हुई नहीं थी। आप पश्चिम बंगाल के हावड़ा की घटना सुनिए। हावड़ा के जिस फजीर बाजार इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई, उसी की तस्वीर दिखा रहा हूं। उस इलाके में पहले कभी ऐसी हिंसा हुई नहीं थी। यहां हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों की आबादी ठीक ठाक है। जिस सड़क पर रविवार की शाम को हिंसा भड़की, वहां के सुबह के वक्त भी एक बड़ी शोभा यात्रा निकली थी जिसमें भीड़ कहीं ज्यादा थी। सुबह जो यात्रा निकली उस दौरान सब शांतिपूर्ण रहा। शाम को जब वीएचपी की यात्रा निकली तो हिंसा भड़क गई। अब क्या ये सिर्फ एक संयोग माना जाए या टूल किट का प्रयोग है कि वीएचपी ने यात्रा निकाली तो उसमें हंगामा हो गया? कैसे? वीएचपी की यात्रा से क्यों दिक्कत हो गई? कहा जा रहा है कि शोभा यात्रा के दौरान भड़काऊ बातें कही गई, जिसके बाद पथराव हुआ और हिंसा फैली। इसका चैप्टर अभी आगे खोलेंगे, लेकिन आपको बंगाल की एक और जगह की घटना बताता हूं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। जुलूस को एक मस्जिद के पास से गुजरना था। पुलिस ने रास्ता दूसरी तरफ मोड़ने के लिए कहा। जुलूस में शामिल लोगों ने इससे इनकार कर दिया। भारी तादाद में मौजूद लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जुलूस निकालने की कोशिश की। आरोप है कि भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस को जवाबी कार्रवाई करते हुए भीड़ को भगाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह बांकुड़ा की तस्वीरें देखिए, एक बार इसका एम्बियंस सुनिए। बंगाल की घटनाएं आपको बता दी, मध्य प्रदेश वाली बता दी, अब आपको गुजरात की भी बताता हूं। गुजरात के रामनवमी के दिन 3 जगह हिंसा बढ़ी। मतलब आप देखिए, एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह सेम ट्रेंड है। कैसे हो रहा है भाई? सब जगह भड़काऊ बातें बोल दे रहे हैं रामनवमी के वक्त। साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर और आणंद जिले के खंबात शहर में शोभा यात्रा पर पथराव हो गया। गुजरात के द्वारका में भी हिंसा भड़क गई। हिम्मतनगर में वीएचपी की रामनवमी यात्रा पर पथराव हो गया, आगजनी हुई, तोड़फोड़ कर दी गई। इसी तरह से झारखंड में हुआ। लोहरदग्गा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हो गया। जुलूस में शामिल लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। शोभा यात्रा में शामिल 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। उपद्रवियों ने आगजनी की, 2 घरों को जला दिया गया।
मतलब आप जगह देखिए, एक जगह की बात नहीं है कि भाई चलिए एक जगह कोई घटना आ गई। इससे पहले आपको याद होगा कि राजस्थान में हुआ था, यह पहले हो गया था फर्स्ट फेज। उसके बाद आप देखिए गुजरात हो गया, जहां पर हो गया। आप मध्य प्रदेश देखिए, वहां हो गया। बंगाल में हो गया, झारखंड में हो गया। 9 शहर हैं। कर्नाटक में हुआ, 9 शहर हैं। 9 शहर में यह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है कि 9 शहर में शोभा यात्रा निकली और वहां पे पथराव हो गया। हाँ, यहां आपका पूर्व का राज्य भी हो गया, आपका दक्षिण का राज्य भी हो गया, देश के दूसरे हिस्से भी हो गए, पश्चिम भी हो गया। क्या चल क्या रहा है? हर जगह एक ही चीज हो रही है। हिंसा वाली घटनाओं को लेकर यह कहा जा रहा है कि पहले एक समुदाय की तरफ से भड़काऊ बयान दिए गए, फिर दूसरे समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी। मतलब उस पत्थरबाजी को भी जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है कि सामने वाले की तरफ से डीजे तेज था या भड़काऊ बयान दे दिया गया, इसलिए पत्थर चला। बॉस, देश में एक सिस्टम है ना, कानून है ना। किसी को कोई दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है सामने वाला भड़काऊ बयान दे रहा है, तो आप पत्थर चला देंगे। आप बड़े जस्टिस बैठे हैं, वहीं पर निर्णय कर देंगे पत्थर चला चलाकर। और पहले से इतना पत्थर लेकर रखे, इसका मतलब आपको पता था कि वो आएंगे और भड़काऊ बयान देंगे, तो पत्थर घर में संभाल के रखो। पत्थर ना हुआ आटा चावल हो गया कि घर में मिलना ही मिलना है। और अगर मान लीजिए भड़काऊ बयान दे भी दिया, तो पुलिस में जाके शिकायत कीजिएगा कि पत्थर चलाइएगा। कुछ दिन पहले श्रीनगर की जामिया मस्जिद से एक वीडियो आया था, आपको याद होगा, मैंने दिखाया था। इसमें कुछ लोग देश विरोधी नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे थे। ये वो वीडियो है। अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं, नाराए तकबीर, आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। अब मुझे बताइए, जो भी आदमी देशभक्त है वो कहेगा कि मैं ये आजादी आजादी का नारा सुन के और नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर सुन के भड़क गया, तो क्या करेगा? जाके किसी ने मस्जिद में पत्थर मारे, इन लोगों पे पत्थर चला, FIR हुई, 13 लोग पकड़े गए, जेल भेज दिया गया। ये सिस्टम होता है ना बॉस, कि आप पत्थर उठाएंगे और सीधे अपने हिसाब से जस्टिस दे देंगे। किसी ने यहां पत्थर नहीं चलाया था। कई लोग कहते हैं, इस पर भी चर्चा हो रही है कि सुबह अजान जो बुलाई जाती है उसमें आप कहते हैं कि भाई अपना ही धर्म आपका सर्वोपरि है। कई लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है, तो क्या कोई जाके पत्थर चलाने लगेगा मस्जिदों पर? देश में ऐसे नहीं चलता ना, लोकतंत्र है, कानून है, उसका कोई मतलब है कि पत्थर से न्याय होने लग जाएगा। रामनवमी पर भड़की हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। ओवैसी ट्वीट कर हिंसा के लिए हिंदुत्ववादी भीड़ को जिम्मेदार बता रहे हैं। ये तो आग लगाने में नंबर 1 आदमी। पत्थर चला उससे मतलब नहीं है, हिंदुत्ववादी भीड़ हो गई जो जिम्मेदार हो गई। लिख रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में पुलिस के सहयोग से हिंदुत्ववादी भीड़ ने कई जगहों पर हिंसा को भड़काया। पुलिस के सहयोग से राजस्थान में पुलिस साथ में खड़ी दिख रही थी और चचा जान लाठी लेके दौड़ रहे थे। किसका सहयोग पुलिस कर रही थी ना, वो दिख रहा है। राजस्थान में मतलूब जो है वो पुलिस के सामने से गायब हो गया, फोन पर भड़काता रहा, पुलिस चुपचाप खड़ी रही। किसकी पुलिस थी? ओवैसी साहब दिख रहा है और किसके सामने चुपचाप खड़ी थी। लेकिन ओवैसी साहब बदनाम, इससे आगे ये बढ़ ही नहीं पाते। अच्छा, मैं ये पूछना है, ओवैसी तो वकील है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है ना, वकील है ना, विदेश से डिग्री लेकर आए। तो अगर पत्थर चलाना ही है कि भाई हटा दीजिए, अपनी अपनी डिग्री फाड़ दीजिए और कहिए कि चलो जिससे भड़के वो पत्थर मार दिए, यही हिसाब चलेगा क्या इस देश में? तालिबान चल रहा है। और ओवैसी अक्सर अपने बयानों से भड़काते रहते हैं। क्या किसी ने उन पर पत्थर चलाया है क्या? और क्यों चलाना चाहिए? जिसको दिक्कत हो FIR कराए। ओवैसी साहब की रैली में तो पत्थर नहीं चले। यूपी में अभी चुनाव के दौरान ओवैसी साहब का एक बयान सुनाता हूं, कई लोगों को लगा ये बहुत भड़का हुआ, तो क्या पत्थर चले थे उनकी रैली में? जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो।
जाहिर है असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से कई लोगों को गुस्सा आया होगा। तो किसी ने आपके घर पर पथराव तो नहीं कर दिया, किसी ने आपकी रैली में तो पथराव नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए था। उन लोगों ने पुलिस में शिकायत की होगी या सोचा होगा कि आपको लोकतंत्र में हरा कर बताएंगे, जो आप हार गए यूपी में। मुसलमान करते रहे, मुसलमान ने आपको वोट ही नहीं दिया। लेकिन किसी ने पत्थर तो नहीं चलाया ना ओवैसी साहब, चाहे आपने कुछ भी कर दिया। इनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका भड़काऊ बयान याद है आपको? 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। अकबरुद्दीन ओवैसी के घर पर तो पत्थर बरसाने कोई नहीं गया था, उनके खिलाफ शिकायत हुई थी, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे। और जब इनसे पूछा जाता था असदुद्दीन ओवैसी से अकबरुद्दीन के बयान के बारे में, तो कहते थे इस देश में न्याय व्यवस्था है, कोर्ट तय करेगा उसने गलत बोला कि नहीं बोला। ओह, वहां कोर्ट तय करेगा। और यहां मस्जिद के सामने से अगर भीड़ निकल जाए और कोई बात पसंद ना आए तो पत्थर चलेंगे। अपने भाई में कोर्ट और दूसरे के भाई में पत्थरबाजी। एक बार अकबरुद्दीन का वो बयान सुनिए। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अब बताइए, ये भड़काऊ बयान नहीं था? जो लोग ये लॉजिक देते हैं कि बहुत भड़काऊ म्यूजिक था, भड़काऊ गाने थे, भड़काऊ बयान था, इसलिए पत्थर चल गया, ये वही हिसाब है बॉस, कि जो कहते हैं कि बड़ा मजबूर हुआ, उस पर जुल्म हुआ, इसलिए उस आतंकवादी ने बंदूक उठा ली। तो पलट के पूछा जाता है ना कि कश्मीरी पंडितों ने तो कभी बंदूक नहीं उठाई। वैसे ही उधर से पत्थर चले तो उसकी मजबूरियां गिनाने वालों से पूछिए, ये सब सुनकर इस देश में दूसरे धर्म के लोगों ने तो पत्थर नहीं उठाया। ये लोग देश में जो कर रहे हैं ना, बड़ा खतरनाक है। हिजाब विवाद हो, लाउडस्पीकर पर अजान से शोर का विवाद हो, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी भड़काऊ बयान दी, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे भारत में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने क्या कहा था? मुसलमान अपने धार्मिक रीति रिवाजों के मामले में साल 1857 और 1947 से भी ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। यह भड़काने जैसा नहीं था? आज उसका असर नहीं दिख रहा है? कौन, क्या इसका इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए कि ये जो आपने दिमाग में भरा कि हम बहुत बुरे हालात में हैं, क्या वो चिंगारी का काम नहीं कर रहा था जब वो वहां पर हंगामा हुआ? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने कहा था, जैसे 1947 में बंटवारा हुआ था वैसे ही आंदोलन होंगे, झगड़े होंगे, झगड़ों का ये नतीजा होगा कि एक जिन्ना पैदा होगा और वो जिन्ना कहेगा कि हमें एक मुल्क दे दो, अलग से दे दो। तो पत्थर चला चला के मुल्क बनाएंगे क्या? इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने इसी साल जनवरी में कहा था कि जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया और कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। अब जस्टिफाई कर दीजिए कहकर कि क्या करूं, तुम लोगों ने इतना कर दिया कि मेरा नौजवान हाथ से निकल गया, पत्थर चलाने लगा। यही करिएगा ना जस्टिफाई करने के लिए। रामनवमी पर भड़की हिंसा क्या महज एक संयोग है या एक सोचा समझा प्रयोग है? इसे आपको करौली दंगे के साथ समझना चाहिए। राजस्थान के करौली में भी 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष पर रैली निकाली जा रही थी और तभी रैली पर हमला हो गया। हमला पूर्व नियोजित था। यह क्यों कहा जा रहा है, इसके सबूत देखिए। जहां हिंसा भड़की वहां घर की छतों पर पत्थर रखे हुए। कैसे पत्थर रखे थे? अगर यात्रा निकलेगी और आपको पहले से पता था कि वहां हंगामा होगा और आपको पत्थरों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए छतों पर पत्थर नजर आने लगे। कौन रखता है छतों पर इतने पत्थर? सेम पैटर्न दिखा था जो यहां ताहिर हुसैन के घर पर दिल्ली में नजर आया था। छत पर पत्थर ही पत्थर दिखे थे और सेम पैटर्न आपको वहां दिखता है। सब इत्तेफाक है, हवा में चल रहा है। कौन रखता है इतने घर पर पत्थर? मुझे बताइए। सबके घर पर पत्थर मिल रहे हैं। बॉस, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग, सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग बहुत सोची समझी रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इस देश के खिलाफ एक टूल किट का सहारा ले रहे हैं। और इस टूल किट का एक ही मकसद है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी के पद से हटाना, कुर्सी से हटाना। भले इसके लिए देश हिंसा की आग में झोंक जाए। शनिवार को राहुल गांधी ने, आपको याद है ना, विवादित बयान दिया था कि लोगों को एक तरीके से भड़का ही रहे थे वो।
बता रहे थे कहानी कि साल 2016 में गुजरात के ऊना में दलित युवकों की पिटाई का जिक्र करते हुए बोले कि मैं उनकी जगह होता, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी जगह होता तो हमलावरों को चाकू मार देता। एक बार बयान सुनिए, फिर आगे की बात बता दूं। अगर मैं इसकी जगह होता और मैं मरने के लिए तैयार होता तो मरने से पहले जिसने मेरे भाई को मारा था उसको मार देता। मैंने कहा, मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरी बहन को किसी ने बांधकर ऐसे मारा होता तो मैं आत्महत्या करने से पहले उसको एक चाकू तो मार देता। अच्छा, मेरे पिता को मारा गया और मैंने वो नहीं किया। मेरे दिल में मेरे पिता के हत्यारों के खिलाफ कोई नफरत नहीं है, मगर जब अस्पताल में था मैंने सोचा कि यार अगर मेरे साथ ये होता मैं मार देता। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम अखबार पढ़ते हो? कहता है हां। मैंने कहा अपने अखबार में जिसने मारा उसका नाम पढ़ा? आप उसका नाम पता लगा सकते हो? सोचिए कितने कमाल का इत्तेफाक है या कितने कमाल की बात है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसे बर्ताव ऊना में दलित युवकों पर हुआ वैसा अगर मेरी बहन, उनकी बहन तो प्रियंका वाड्रा है, तो उनके साथ होता तो वो हमलावर को चाकू मार देते। ये वही गांधी परिवार है जिसने राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया था। खुद ही बोले ना, अभी सही बता रहे थे। अपने पिता को, जिनके पिता को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, अपने पिता के हत्यारों को माफ करने वाला व्यक्ति दूसरे के घर में बैठ के सिखा रहा है कि मेरी बहन के साथ ऐसा होता तो मैं चक्कू मार देता। वाह भाई, कमाल की चीज सिखा रहे हो। अपने अंदर इतना गुस्सा है और लगता है कि यही सही है कि चक्कू मार देना चाहिए, तो लोग पूछेंगे कि पहले अपने पिता के कातिलों को जाके चक्कू क्यों नहीं मारा भाई? वहां तो माफी का प्लेट में सजा के दे दिया और यहां दूसरे को सिखा रहे हो कि चाकू मार देना चाहिए। मैं तो मार देता। पंप कर रहे हैं ना उसको, माचिस मार के आ रहे हैं। 21 मई 1991 में तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। उनकी हत्या के मामले में वी श्रीहरण उर्फ मुरुगन, नलिनी संथन, एजी पेरारिवेलन, जया कुमार, रॉबर्ट पेयास और पी रविचंद्रन को दोषी ठहराया गया। ये सभी दोषी 30 साल से भी ज्यादा से जेल में बंद हैं। इसी साल एक दोषी एजी पेरारिवेलन जमानत पर बाहर आया है। पेरारिवेलन को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। राजीव गांधी के हत्यारों पर गांधी परिवार ने क्या क्या कहा था, मैं इस देश के हर व्यक्ति को बताना चाहता हूं और हर दलित भाई को भी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि जब अगली बार आपके पास कोई राहुल गांधी आए, कोई दूसरे और कहें कि मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो चक्कू मार देता, तो उससे पूछिएगा कि आपने अपने वक्त ये क्यों नहीं किया। हत्या की दोषी नलिनी की जब गिरफ्तारी हुई थी तब वो गर्भवती थी। सोनिया गांधी का मानना था कि नलिनी के किए की सजा उसके बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए उसे माफ कर दिया। साल 2000 में सोनिया गांधी ने नलिनी के बच्चे के बारे में सोचते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में करने की सिफारिश की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। फरवरी 2021 में राहुल गांधी ने कहा कि अपने पिता राजीव गांधी की हत्या से उन्हें काफी दुख हुआ था, लेकिन इस घटना के लिए प्रति जिम्मेदार लोगों के प्रति मन में कोई नफरत या गुस्सा नहीं। और वहां तो बड़ा गुस्सा दिखा रहे थे कि चाकू मार देता। प्रियंका गांधी ने मार्च 2008 को तमिलनाडु की वेल्लोर जेल में नलिनी श्रीहरन से मुलाकात की थी। प्रियंका ने कहा था कि जब मैं नलिनी से मिली तो मुझे एहसास हुआ मैं उससे नाराज नहीं हूं, उसके प्रति नफरत भी नहीं है मेरे अंदर, उसने जो भी किया उसके लिए मैंने उसे माफ कर दिया।
वाह, कितना बड़ा दिल है इस परिवार का, सबको माफ कर देते। लेकिन दूसरे के पास जाते तो उसको सिखाते माफ कैसे करोगे जी, मार दो चक्कू। खुद में कानून में बस था, क्योंकि पता है खुद चाकू मारेंगे तो अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरे को सिखाने में नहीं सिखाते कि भाई कानून व्यवस्था है, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हुआ तो तुमको केस करना चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं तुम्हें वकील दूंगा, मैं चक्कू मार देता। लेकिन ये सब जो दरिया दिली आप देख रहे हैं, इसको माफ कर दिया, उसको माफ कर दिया, इसकी कहानी थोड़ी समझ ली। ये सब हुआ था तमिलनाडु की राजनीति के लिए, भ्रम में मत रहिए। आप सोचिए कि जिस डीएमके के साथ आज तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार में है, उसी डीएमके के विरोध में एक वक्त पर कांग्रेस ने इंद्र कुमार गुजराल की सरकार 1998 में गिरा दी थी। तब कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और इंद्र कुमार गुजराल पीएम थे। इसी बीच 1997 में जैन कमीशन की रिपोर्ट लीक हो गई। जैन कमीशन की रिपोर्ट क्या थी? वो राजीव गांधी हत्याकांड में साजिश का एंगल का पता लगाने के लिए बनी हुई थी। इस कमीशन की रिपोर्ट में राजीव गांधी हत्याकांड में डीएमके के रोल की तरफ इशारा किया गया था। डीएमके के कई मंत्रियों के नाम आए थे। इसके बाद कांग्रेस ने मांग की थी कि डीएमके को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। इसी की वजह से कांग्रेस ने फिर गुजरात सरकार से समर्थन वापस लेकर केंद्र की सरकार ही गिरा दी। तो वो जो दरिया दिली बाद में दिखी, उसका सच ये था कि पहले केंद्र की सरकार गिरा दी, मतलब केंद्र की सरकार को चक्कू मार दिया था इन्होंने, राजनीतिक चक्कू। लेकिन इसके बाद कई बार डीएमके और कांग्रेस सियासी पार्टनर रहे। यूपीए सरकार में भी डीएमके पार्टनर रही, तमिलनाडु सरकार में भी पार्टनर रही, आज भी तमिलनाडु में डीएमके सरकार में कांग्रेस पार्टनर है। तो वो जो माफी का ख्याल आया था, उसको कई लोग कहते हैं कि वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, क्योंकि माफ नहीं करते तो ये फोटो हाथ हिलाते हुए कैसे होता। लेकिन ठीक है, दिल से माफ किया हो, पॉलिटिकली माफ किया हो, उनका मसला। देश में हिंदू के खिलाफ मुसलमान में जो नफरत भर रहे हैं, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, उसी का नतीजा ये है कि छोटी छोटी बात पर भी पत्थर चल रहा है। नेताओं और उनकी पॉलिटिक्स से बचिए और इस टूल किट से बचिए, तभी देश बच पाएगा। पाठशाला में अब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चैप्टर, जो इमरान खान से कम नहीं है। ड्रामेबाजी में इमरान खान से 4 कदम आगे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने आज अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया। शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले और वह पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने नेशनल असेंबली में पीएम के इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। वहां तो नंबर तो इनको आना नहीं था, तो कह दिया हम बॉयकॉट करते हैं, हम आएंगे ही। इमरान खान की पार्टी के सांसदों ने ऐलान कर दिया कि वो नेशनल असेंबली में से सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, जैसे नहीं देते तो शहबाज शरीफ को पीएम बनने से रोक लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान के ड्रामे का एक चैप्टर खत्म हुआ और शहबाज शरीफ का चैप्टर शुरू हो गया। ये भाई साहब अलग कमाल है। पाकिस्तान में चुन चुन के वहां बैठते हैं या बैठाए जाते हैं। शहबाज शरीफ के बारे में जो बात सबसे ज्यादा मशहूर है वो ये है कि उनकी माइक गिराने और माइक तोड़ने की आदत है। इसके बिना शहबाज शरीफ कोई भी स्पीच पूरी नहीं कर पाते। भाषण देते हुए माइक हिला देना, माइक को पोडियम से उखाड़ देना, ये सब शहबाज शरीफ के भाषण का हिस्सा है। एक बार वीडियो देखिए, मुझे लगता है इनके पास जो पत्रकार जाते होंगे 2-4 एक्स्ट्रा माइक लेके जाते होंगे, भाई कब तोड़ दे। एक बार देखिए। जब ये बातें कर रहा था तो ये इस तरह हो गया, पूरी दुनिया अलर्ट हो गई। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। जो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान पूरी दुनिया को, जो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान पूरी दुनिया को। जब ये बातें कर रहा था तो ये इस तरह हो गया, पूरी दुनिया अलर्ट हो गई। जो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान पूरी दुनिया को। जब ये बातें कर रहा था तो ये इस तरह हो गया, पूरी दुनिया अलर्ट हो गई। जो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम माइक
इनको तोहफे में लोग प्रधानमंत्री बनने पे फूल देते, इनको 4-6 माइक दे दीजिए, घर में प्रैक्टिस करेंगे कैसे बिना हाथ से गिराए हुए और भाषण देना है। अच्छा, शहबाज शरीफ के साथ एक बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। पाकिस्तान के पीएम बनने के बाद उनके पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। अभी बनेगा पाकिस्तान अजीम बनेगा, 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 अभी बनेगा 9 अप्रैल को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर शहबाज शरीफ बोल रहे थे। उन्होंने स्पीकर से कहा कि आप अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करें। इस दौरान शहबाज ने दिल और दिमाग की जगह ही बदल दी। देखिए एक बार। Catch this moment with your conviction, with your heart and your mind, with your heart and your mind. Don't go by the dictation of selected prime minister. You must catch this with your heart and with your mind. तो जिसका दिल यहां लगा हुआ है, जिसका दिल यहां होता है और जिसका दिमाग यहां होता है, वही व्यक्ति पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हमारे यहाँ कई लोग जो नहीं बन पा रहे वो वहां ट्राई कर सकते हैं, वहां यहाँ वाले चल जाएंगे। शहबाज शरीफ एक बार भाषण दे रहे थे, एक इंग्लिश कोट सुनाने लगे, तभी बिजली चली गई, फिर डायस छोड़कर स्टेज पर आ गए, बिना माइक के ही इंग्लिश कोट सुनाने लगे। एक बार वो वाला भी देखिए। इंसाफ का बोलबाला होगा, अदलिया का एहतराम हम दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे, पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। मैं आखिर में आपका जनाब चेयरमैन शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बड़े एहसन तरीके से आपने आज की इस तारीखी कार्रवाई को आपने चेयर किया और उसको आपने अकम्प्लिश किया। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। चलिए वो वाला बयान भी आपको दिखा देंगे, लेकिन शहबाज शरीफ का प्रोफाइल आपको जानना चाहिए, मतलब इनका दिल और दिमाग कहां लगा रहता है वो आपको पता रहना चाहिए। शहबाज शरीफ पूर्व पीएम नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, 3 बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सीएम रह चुके हैं। 1997 में वो पहली बार पाकिस्तानी पंजाब के सीएम बने थे। 1999 में मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया तो शरीफ परिवार सऊदी अरब चला गया। 2007 में शरीफ परिवार पाकिस्तान लौटा तो शहबाज शरीफ सीएम बन गए। 2018 तक शहबाज शरीफ पाकिस्तानी पंजाब के सीएम रहे। फिर नवाज शरीफ के जेल जाने पर शहबाज शरीफ के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता बन गए, पार्टी के अध्यक्ष बन गए वो। 2020 में इमरान सरकार ने शहबाज शरीफ को भी जेल भिजवाया, लेकिन अप्रैल 2021 में शहबाज शरीफ जेल से जमानत पर रिहा हो गए। शहबाज शरीफ गाने के भी शौकीन हैं। जून 2018 में कराची में प्रचार के दौरान शहबाज शरीफ एक होटल में आए थे, सिंगर से माइक लेकर खुद गाने लगे थे। देखिए। ऐसा गा रहे हैं कि सुनने वाला भाग हो जाए और कोई कह रहा है सुभान अल्लाह।
पाकिस्तान को भी ऐसे नमूने मिलते हैं। पहले इमरान खान मिले थे जो बैंड बजा के गए, अब ये गाएंगे, तो बैंड बजाने वाला गया, गाने वाला आ गया। शादियों के मामले में शहबाज शरीफ इमरान खान से 4 कदम आगे हैं, मतलब दोनों का मुकाबला कांटे का है। इमरान खान ने 3 शादियां की, शहबाज शरीफ 5 कर चुके हैं। शहबाज शरीफ की पहली शादी 1973 में बेगम नुसरत से हुई थी, 5 बच्चे हैं। नुसरत से शादी 1993 तक चली। फिर 1993 में सऊदी अरब की आलिया हनी से शादी की। फिर शहबाज के भाई नवाज इस शादी के खिलाफ थे। पत्नी आलिया के लिए फ्लाईओवर बनवाया था ताकि आलिया को घर पहुंचने में देरी ना हो। लाहौर में इसे हनी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। 1993 में ही तीसरी शादी इन्होंने कर ली नरगिस खोसा से। 2003 में दुबई की सोशलाइट तहमीना दुर्रानी से फिर इन्होंने शादी कर ली, ये चौथी शादी थी। 2012 में 5वीं शादी कलसुम हया से कर ली। लोग हर कुछ साल बाद गाड़ी बदलते हैं, ये बीवी बदल लेते हैं। शहबाज की शादियों को लेकर पाकिस्तान में कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी, तलाक और फिर शादी का सिलसिला इनका चलता रहता है। तो नाम में शहबाज शरीफ है, लेकिन शादी के मामले में उतना शरीफ नहीं। इमरान खान के तो कई अफेयर रहे, फिर 3 शादियां उन्होंने की। 2 शादियां तो उन्होंने पिछले 7 साल में की। 1995 में इमरान ने जेमिमा गोल्डस्मिथ से शादी की थी। जेमिमा अरबपति ब्रिटिश जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी है। 2004 में इमरान और जेमिमा का तलाक भी हो गया। उसके बाद 2015 में इमरान ने रेहम खान से शादी की। अक्टूबर 2015 में रेहम खान से तलाक हो गया। 2018 में इमरान ने बुशरा बेगम से तीसरी शादी की। वही बुशरा बेगम जो अभी इमरान खान को पीएम की कुर्सी मिली रहे, बच जाएं तो पता नहीं क्या टोटके कर रही थी। बुशरा बेगम जादू टोना करती हैं, ये सबको पता है। वो पिंकी पिरनी के नाम से भी जानी जाती है। इमरान खान की हर शादी के साथ विवाद जुड़ा हुआ है। इमरान की दूसरी पत्नी रेहम खान ने तो इमरान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। महिलाओं को लेकर, इमरान के रवैये को लेकर सवाल खड़े किए थे। कई आरोप तो ऐसे थे जो मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन वो आदमी पाकिस्तान का पीएम बन गया। रेहम के मुताबिक इमरान अय्याश किस्म के शख्स थे, बस इतना जान लीजिए। अब इसके आगे क्या ही बताऊं, इंटरनेट पे गूगल पे कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको क्या बोला था उनके बारे में। इमरान खान की जिंदगी विवादों से भरी रही। शादियां तो इमरान ने 3 की, लेकिन इसके अलावा भी कई महिलाओं के साथ उनके अफेयर की खबरें आती रही। क्रिकेटिंग करियर के दौरान इमरान खान की इमेज प्ले बॉय की थी। उस दौर की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये वो समय था जब 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान सेंसेशन बन गए। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में इमरान खान के काफी फैंस थे, जिनमें महिलाएं ज्यादा हुआ करती थी। यही इमरान खान आज खुद को मुसलमानों के ठेकेदार बताते हैं। आज इमरान खान कहीं जाते हैं तो हाथ में माला लिए घूमते हैं। तब क्या माहौल था वो देख रहे हैं आप। आजकल शरिया की बात करते हैं, तब किन की बातें करते थे आपको दिख रहा है। शहबाज शरीफ और इमरान खान कोई किसी से कम नहीं है। इमरान खान भले अब पाकिस्तान के पीएम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान ने भी कम अय्याशी नहीं की। इमरान की शाह खर्ची का आलम यह था कि वो अपने घर बानी गला से पीएम दफ्तर तक ऑगस्टा हेलीकॉप्टर से जाते थे। और दूरी कितनी थी आपको पता है? 15 किलोमीटर। मतलब 15 किलोमीटर के लिए भाई साहब हेलीकॉप्टर लेते थे। 15 किलोमीटर तो हमारे यहां लोग साइकिल से चले जाते हैं, ये भाई साहब हेलीकॉप्टर से उड़कर जाते थे। 15 किलोमीटर का हवाई सफर 8 नॉटिकल मील के बराबर है। 1 नॉटिकल मील के सफर का खर्च जो है वो 16,000 रुपए आता है। यानी अगर आप देखें कि ये आदमी अपने घर जाने के लिए क्या करता था इमरान खान, तो दूरी कितनी हुई घर की? 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर कितना हो गया भाई, जिसको नॉटिकल माइल में हवाई सफर में आप कहते हैं, 8 नॉटिकल माइल हो गया। ये उनके घर की दूरी थी, मात्र 15 किलोमीटर। और 1 नॉटिकल माइल का जो हेलीकॉप्टर को उड़ाने का खर्च है वो है 16,000 रुपए इंटू 16,000 रुपीज। यानी 8 नॉटिकल मील के सफर पर जो खर्च बैठता था वो बैठता था 1,28,000 रुपए। 1,28,000। तो जो देश कटोरा लेके घूमता हो, जो देश दुनिया से भीख मांगता हो कि देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, जिस देश में लोगों के पास खाने के लिए नहीं हो, वहां का व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बन गया वो 15 किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिए 1,28,000 रुपए
उड़ा देता था। इमरान खान के मंत्री रहे फवाद चौधरी कहते थे कि इसमें केवल 55 रुपए पर किलोमीटर का खर्च आता है। फवाद चौधरी ये कैलकुलेशन कर सकते थे। 9 अप्रैल को पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हंगामा मचा हुआ था। इमरान खान चुपके से पीएम दफ्तर से हेलीकॉप्टर से निकल गए। इमरान खान शहबाज शरीफ को रत्ती भर भी पसंद नहीं करते। इमरान खान तो अपने सभी विरोधियों को चूहा कहते हैं और शहबाज शरीफ को वो चूहा नंबर 1 बताते हैं। इमरान खान ने तो कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ को जूते पॉलिश करने वाला भी बता दिया और उनका नाम चेरी ब्लॉसम रख दिया। वो वाला बयान सुनिएगा। मुझे ये चूहों के ऊपर थोड़ा तरस भी आ रहा है, क्योंकि चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था, बड़े बड़े उसने बयान दिए कि जी यूरोपियन यूनियन की इमरान को तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। फिर जी कि मैं अगर होता तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, मैं अमेरिकनों को नाराज ना करता। मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं, वो जो पॉलिश नहीं होती। तो आज जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो इमरान खान की नजर में पॉलिश करने वाले हैं। अब वो अमेरिका के जूते चमकाएंगे या भारत के, ये तो वक्त तय करेगा। शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि शरीफ परिवार में शहबाज के सेना से अच्छे रिश्ते हैं। शहबाज शरीफ की इमेज एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की भी बताई जाती है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ ने ही पूरे किए। लाहौर का मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम शहबाज शरीफ ने ही बनवाया था। चीन भी सीपेक के तहत पंजाब में प्रोजेक्ट्स की स्पीड पर शहबाज शरीफ से खुश था। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि वो अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते जरूरी हैं, ये मानता है। कुल मिलाकर इमरान खान की तुलना में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के हालात में बैलेंस अप्रोच वाले नेता की तरह वहां के सिस्टम को नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज आज प्रधानमंत्री बन पा रहे हैं। शहबाज शरीफ एक बार भाषण दे रहे थे और एक इंग्लिश कोट सुनाने लगे थे, जो मैं आपको पहले बता रहा था, और बिजली चली गई तो डाइस छोड़कर स्टेज पर आ गए और बिना माइक के ही इंग्लिश कोट सुनाने लगे। वो वाला वीडियो पहले नहीं चल पाया था, अब देखिए एक बार। When the tariffs are low and debts are high and you want to smile but you have to cry. When the tariffs are low and the debts are high, when the tariffs are low and the debts are high and you want to smile but you have to sigh. When care is putting you down a bit, rest if you must, but don't too quick, but don't too quick, but don't too quick. पाकिस्तान में कुछ हो ना हो, एंटरटेनमेंट तो होगा। एक गए हैं, दूसरे आए। अभी इनका शपथ ग्रहण भी चल रहा है, एक बार देख लीजिए। ना मेरे इल्म में आएगा, ना इसे जाहिर करूंगा। जबकि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान जबकि मेरे बहैसियत सामने वज़ीर गौर आज़म के लिए पेश किया जाएगा, जो बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ़राइज़ की कमा हक को गौर के लिए पेश किया जाएगा, या मेरे इल्म में इंजामदही के लिए ऐसा करना जरूरी होगा, इल्म में आएगा। अल्लाह ताला जबकि बहैसियत वज़ीर आज़म अल्लाह ताला जबकि बहैसियत वज़ीर आज़म फरमाए अपने फ़राइज़ की कमा हक का अपने फ़राइज़ की कमा हक को अंजामदही के लिए ऐसा करना ज़रूरी होगा, इंजामदही के लिए ऐसा करना ज़रूरी होगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अलविदा किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से कायम-ए-मक़ाम सादिक सिंह जिलानी ने उनसे ओहदे का हलफ लिया है।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया है। शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का नेता खोलने लगा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए MY समीकरण पर भरोसा किया था, मतलब मुस्लिम और यादव, इन दोनों का ही अखिलेश को भरपूर वोट भी मिला। यादव वोट बैंक तो अखिलेश का कोर वोट बैंक है। मुसलमानों का एकमुश्त वोट अखिलेश को मिलना उनकी राजनीति की कामयाबी बताई जा रही थी। लेकिन अब मुस्लिम राजनीति को लेकर अखिलेश की पोल खुल रही है। अखिलेश की मुस्लिम राजनीति पर सबसे बड़ा हमला आजम खान के मीडिया प्रभारी ने किया है। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में कहा कि शायद वो ही नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बदबू आती है, ऐसी बातें जो है वो आजम खान के मीडिया सलाहकार कह रहे हैं। अब आप सोचिए, वो आजम खान जिनके लिए अखिलेश यादव पूरे चुनाव में इतने आंसू बहाते रहे और ऐसी ऐसी बातें कहते रहे जैसे वही उनके सबसे करीबी हों और मुसलमानों का वोट पाने के लिए ये सब किया गया। अब उन्हीं आजम खान के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश चाहते हैं कि आजम खान जेल से बाहर ना आए और उन्हें कपड़ों से बदबू आती है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी से हमारी क्या शिकायत? वो हमसे प्यार करती है, हम उनसे प्यार करते हैं। जो सलूक वो हमारे साथ करती है, वही सलूक हम उनके साथ करते हैं। हमारी शिकायत तो समाजवादी पार्टी से है, इसको हमने उनका आपसी बता दिया। हमारे कपड़ों से बदबू आती है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। हमारे स्टेजों पे हमारा नाम नहीं लेना चाहते हैं। अपनी सारा ठीकरा अब्दुल ने ले लिया है। दरी भी अब्दुल बिछाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। आजम खान के जेल से बाहर नहीं निकलने के दर्द को उनके मीडिया प्रभारी ने बयान किया। आजम खान कब से जेल में बंद है? फरवरी 2020 से वो जेल में बंद है और 2 साल से ज्यादा का समय हो गया। आजम खान पर लगभग 80 केस हैं और अखिलेश यादव एक बार मिलने गए। लेकिन पूरे चुनाव में ऐसा दिखाया जैसे कितना उनके दिल में दर्द, और जो सच है वो बाहर आ गया। और उसके बावजूद 80% मुसलमानों का वोट किसको गया? अखिलेश यादव को। अब बातें समझ में आ रही। खैर, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं कि समझ में आने में वक्त लगता है। अब तो आगे देखें आगे क्या होता है। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। फिर से मिर्ची लग गई। ब्रो, तेरे पास सुपर